हेलो एंड वेलकम टू मालूका आईएएस। सो आज को जो हमारा डिस्कशन है उसको शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इट इज सेइंग कोल सेक्टर इट वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी. ओके. नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग नाउ द कोल ब्लॉक्स दे आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस. देखिए यूपीएससी खेलता कहाँ है, हमसे ये नहीं पूछा कि इसको कौन से ईयर में किया गया था, हमसे ये पूछ लिया गया कि किसके टेन्योर में किया गया था, हु वाज द पीएम. नेक्स्ट इट इज सेइंग नाउ द कोल ब्लॉक्स दे आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस. ओके. थर्ड इज सेइंग टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड coal to meet the shortage of domestic supply, but now India is self-sufficient in coal production. पहला तो जो थर्ड स्टेटमेंट है ये बोल रहा है कि वी आर सेल्फ सफिशिएंट. ये तो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा कि कोल में हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं. हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है अराउंड लाइक आप ये लगा सकते हो कि मोर देन 70% हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल बेस्ड थर्मल प्लांट के ऊपर बेस्ड है. हम प्रमोट कर रहे हैं, वी आर प्रमोटिंग कि हम सोलर एनर्जी के थ्रू जो है विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, बट अभी भी वो थर्मल प्लांट जो कि कोल बेस्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है. और कोल के केस में वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट. सो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. अगर ये हो जाता है तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हर न्यूज़पेपर में बड़े बड़े जो हेडलाइंस जो है वो वही आएगा कि कोल में जो है हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं, हमें इंपोर्ट ही नहीं करना है, इस तरीके से. सो हम थर्ड जो है आंसर आ गया वन ओनली, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है. अब मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट, हम जो हैं कोल रिज़र्व हैं हमारे पास. वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट नंबर पर हम आते हैं कोल जो है रिज़र्व के केस में. ठीक है. उसमें भी सबसे ज़्यादा जो है दैट इज़ झारखंड में, ओडिशा में एंड छत्तीसगढ़ में. ठीक है. तो मैं रिपीट कर रही हूँ कि कोल रिज़र्व जो है वहाँ कोल रिज़र्व के केस में इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट रिज़र्व होल्डर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड. उसमें भी जो मैक्सिमम कोल रिज़र्व है दैट इज़ इन झारखंड, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़, इसी सीरीज़ में. अब जो है इंडिया इसके साथ साथ ही बहुत ज़्यादा कंज्यूम भी करता है, तो उसी के बेसिस पर हम जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर भी हैं ऑफ कोल. ठीक है. तो थर्ड स्टेटमेंट उसी के हिसाब से वो तो हो जाती है गलत. अब हुआ क्या था कि 1973 में कोल जो है सेक्टर उसको नेशनलाइज कर दिया गया था. मींस कि उस 1973 से पहले जो भी प्राइवेट एंटिटीज़ थी वो प्राइवेट एंटिटीज़ जो हैं वो कोल को अपने लाइक कमर्शियल माइनिंग आप बोल सकते हो वो कर सकते थे. बट 1973 में उसको नेशनलाइज कर दिया गया. ठीक है. जब उसको नेशनलाइज किया गया तो ये हो गया कि वो गवर्नमेंट के अंडर आ गई है, तो गवर्नमेंट ही कोल को जो है माइनिंग करेगी और जिसको भी चाहिए होगा वहाँ तक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगी. अब कोल जो है वो सिर्फ और सिर्फ थर्मल प्लांट में ही हम यूज़ नहीं करते, वो स्टील प्लांट्स में, सीमेंट जो प्लांट्स हैं वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है. ठीक है. दैट मीन्स कोल का कंजम्पशन जो है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा है. अब वो तो है, बट क्या हुआ कि 1991 में वी ओपन द डोर फॉर इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी बन गए हम. LPG दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ये हुआ, तो उस टाइम पे नीड भी फील हुई. तो 1993 में क्या किया गया कि कैप्टिव माइनिंग जो है वो अलाउ कर दिया गया. मीन्स कि जो कोल की माइनिंग कर रहा है वो कोल को माइन करके वो अदर लाइक पार्टीज़ को सेल नहीं कर सकता, बट वो अगर उसको खुद यूज़ करना है तो खुद यूज़ कर सकते हैं. तो जो स्टील इंडस्ट्रीज़ हो गई, जो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हो गई, उनको कैप्टिव माइनिंग जो है वो अलाउ कर दिया गया. ठीक है. 1993 में ये हो गया. अब
रिसेंट में क्या चल रहा है कि रिसेंट में जो है माइन एंड मिनरल अमेंडमेंट एक्ट 2020 आया है, जिसमें कि अब ये इसके ऊपर ये सोचा जा रहा है कि किस तरीके से कैप्टिव माइनिंग तो हमने पहले से अलो किया था कि कमर्शियल माइनिंग जो है वो किस तरीके से इंडिया में क्या होता है, ऑक्शन के बेसिस पे होता है कि आप जो है अगर आपका प्राइस बिडिंग्स होते हैं तो अगर आपका प्राइस सही लगता है तो उसके बेसिस पे होगा। लॉटरी बेसिस में क्या होता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। अब इंटरनल ट्रेडिंग के बेसिस पर मैंने आपको बोल दिया कि आप ना लॉटरी नंबर 24 को लेना, क्योंकि हम कुछ भी करके 24 नंबर ही चूज़ करने वाले हैं। इंटरनल ट्रेडिंग हो गया ना, ये इनसाइडर ट्रेडिंग बोल सकते हैं इसको। तो इस तरीके के माल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं लॉटरी बेसिस केस में। बट ऑक्शन, अब आप ये बोलोगे कि ऑक्शन में भी तो हो सकता है, ऑक्शन में भी हो सकता है, बट उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी। जब बीडिंग्स हो रही हैं उस टाइम पर या तो ऑनलाइन बीडिंग हो रही है या ऑफलाइन बीडिंग हो रही है, तो रिलेटेड पार्टीज़ हैं उन्हें पता चल रहा है किसने कितना प्राइस बोला है, उसको किस प्राइस के बेसिस पर मिला है। ठीक है। सो अभी जो है हम 100% FDI जो है वो भी हम अलो कर रहे हैं कि कोल माइनिंग में 100% FDI को अलो कर देना चाहिए। तो ये क्या है, एक वे ऑफ प्रमोशन है पहला। तो इससे क्या होगा, हार्मफुल इफेक्ट भी होंगे। क्यों? क्योंकि कोयल का माइनिंग ज़्यादा हो जाएगा। अभी तो गवर्नमेंट ने अपने अंडर लिया हुआ था, बट अभी प्राइवेट पार्टीज़ क्या हैं, उन्हें तो क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो उसी तरीके से प्रोज एंड कॉन्स तो दोनों चीज़ों में रहते ही हैं। बट हमने ये समझ लिया इस टॉपिक से रिलेटेड। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द राइट। हुआ कब था नेशनलाइज? 1973 में। ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। 3 ओनली, नहीं सॉरी 1 ओनली। हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज सेइंग विद रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इट इज सेइंग sand is a minor mineral according to the prevailing law in the country. Second, it is saying state government have the power to grant mining lease of minor minerals, but the power regarding the formation of rules related to grant of minor minerals it lie with the central government. So अभी मैं आपको बता दूं कि सेंटर के पास मेजर मिनरल से रिलेटेड है, माइनर मिनरल से रिलेटेड पार्ट स्टेट के पास है। तो सेकंड स्टेटमेंट हो जाता है इनकरेक्ट। सो सेकंड एंड सेकंड, सो हम आ गए in the situation of 50-50. So we have to attempt this question. Next it is saying state government they have the power to frame rules to prevent illegal mining of minor minerals. अब देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिख रही है ना। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के केस में एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट 100% राइट होती है। मैं क्या बोल रही हूँ कि क्वेश्चन में हमें क्या मिल रही है, क्वेश्चन में हमें मिल रही है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। ठीक है। अब ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, अगर हमें 2 स्टेटमेंट मिल रही हैं, मान लीजिए स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी, तो 100% कोई एक स्टेटमेंट करेक्ट होगी और एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। ठीक है, ये समझ आ रहा है। दोनों एक ही टाइम पे करेक्ट नहीं हो सकती, बट एक टाइम पे एक तो 100% करेक्ट होगी। अब ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है 2 और 3। एक तो ये बोल रहे हैं कि 2 के केस में कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, थर्ड में बोल रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है। तो इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। ए और बी दोनों में से एक टाइम पे एक ही करेक्ट होगी। अब सेकंड इनकरेक्ट हो चुकी है, बचती क्या है, थर्ड। कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक इनकरेक्ट होगी, दैट मीन्स ये 100% करेक्ट होगी। अब जब ये 100% करेक्ट होगी, सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन दैट इज सेइंग ए 1 और 3 ओनली। ठीक है, ये तो क्या था, एलिमिनेशन मेथड। अब आप ये बोलोगे कि मैं चीट कोड्स दे रही हूँ आप सभी को कि चीटिंग कैसे करनी है, बट इट्स नॉट अ वे ऑफ चीटिंग, इट्स वे ऑफ रैशनैलिटी। अब ये भी वही कर सकता है जो अपना दिमाग लगाएगा। सेम क्वेश्चन तो नहीं आने वाला ना, सेम मेथड भी नहीं लगने वाला, बट सेम वे से किया जा सकता है। ठीक
ठीक है। सो इसी के बेसिस पर हमने ये क्वेश्चन किया, तो इसका आंसर आ जाता है A 1 and 3 ओनली। अब हम कर लेते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। देखिए, बाय एंड लार्ज नॉन मेटेलिक जो नॉन एनर्जी मिनरल्स हैं वो आते हैं माइनर कैटेगरी में, और माइनर से रिलेटेड रेगुलेशन ये आता है यूनियन लिस्ट में। बट यहाँ पर लेजिस्लेशन, रॉयल्टी, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क दे आर डेलीगेटेड टू हुम, टू स्टेट डोमेन। ठीक है, तो ये न्यूज़ में था उस टाइम पर। अब ये आपको नीचे ये आप पढ़ सकते हो, उसमें मेरे को लाइक इस तरीके से बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो सीसेट का कोर्स आ रहा है, आदित्य सर पढ़ाएंगे, तो जल्दी से आप इनरोल कर लीजिए। आप नीचे दिए गए नंबर पर जो है इंक्वायरी कर सकते हो, और जो है डेमो क्लास अगर आपको लेनी है तो उसके लिए भी आप जो है पता कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है, इन अ गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन दे आर हायर इन some states than in other, because they are saying कि poverty line जो है कुछ स्टेट में तो हायर है, कुछ स्टेट्स में वो लो है। ये वेरिएशन क्यों है, वो ये पूछना चाहते हैं। अब हमें बताना है किसी भी स्टेट्स में पॉवर्टी लाइन में वेरिएशन क्यों होगा। सो दे आर सेइंग फर्स्ट, पॉवर्टी रेट दे वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। पॉवर्टी रेट वेरी कैसे कर सकता है? पॉवर्टी रेट तो जो गवर्नमेंट की लाइक सुरेश तेंदुलकर कमेटीज़ जो हैं उन्होंने बताया है कि पॉवर्टी किस हिसाब से होनी चाहिए। रेट जो है ओवरऑल इंडिया का एक निकल कर आता है, ठीक है। इट इज़ जो सुरेश तेंदुलकर कमेटी बैठाई गई थी, उन्होंने बोलता है इट इज़ 21.6%, ठीक है। नो सॉरी, वर्ल्ड का इट इज़ 21.6%, हमारा जो है इट्स 22%। सो इतना वेरिएशन रहता है। सो इसीलिए उन्होंने किस बेसिस पर बताया था? उन्होंने बताया था कि अगर रूरल एरिया में 35 रुपीज़ जो है अगर आप इन 1 डे स्पेंड कर रहे हो, और जो है अर्बन एरिया में 47 रुपीज़ जो है उसके बेसिस पर। नेक्स्ट इट इज सेइंग प्राइस लेवल जो है वो वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। ये करेक्ट हो सकता है, क्यों? क्योंकि रुपीज़ आपने डिटरमाइन कर दिया है, बट उस रुपी के बेसिस पर जो मार्केट है, उस मार्केट में जो कमोडिटीज़ हैं वो किस किस बेसिस पर मिल रही है। मान लीजिए 47 रुपीज़ जो है हमने डिटरमाइन किए हैं। अगर कोई 47 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर नॉट पुअर। अगर इससे कम कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर पुअर, मीन्स वो इतना अफोर्ड भी नहीं कर रहे। अब मान लीजिए दिल्ली में तो इतने रुपए में एक टाइम का खाना भी नहीं आता, और मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में एक टाइम में इतने का खाना आ जाता है, ठीक है। अब रुपीज़ तो सेम है, बट दिल्ली में नहीं आता, यूपी में आ जाता है। इसका मतलब क्या है? दिल्ली में पुअर ज़्यादा है, यूपी में कम है। यही निकलेगा ना, यही निकलेगा कि जब इतने रुपए में दिल्ली में अफोर्ड नहीं कर सकते, यूपी में किया जा सकता है, तो दैट मीन्स कि इट इज़ हायर इन सम स्टेट्स। वाई? बिकॉज वहाँ पर प्राइस लेवल वेरी करता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि फाउंडेशन कोर्स आ रहा है, तो आप जल्दी से इनरोल कर लीजिए। आपको फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, तो जितने जल्दी आप इनरोल करेंगे आपको उतना बेहतर होगा, बिकॉज 100% गारंटी दी जा रही है प्रीलिम की। अगर क्लियर नहीं होता है तो पैसे वापस कर दिए जाएंगे। एंड अश्योर्ड मीन्स, और बाकी के फीचर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। नेक्स्ट इट इज सेइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ इट्स सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल का पार्ट क्या है? सोशल कैपिटल मीन्स सोसाइटी। अब सोसाइटी का मीन्स क्या है कि सोसाइटी में जो लोग हैं वो एक दूसरे को अपने जैसा वो अपने लाइक फैमिली की तरह वो ट्रीट करें। फैमिली में क्या होता है? फैमिली में होता है ब्रदरहुड, हार्मनी, ठीक है।
सो फैमिली में होता है ब्रदरहुड एंड हार्मनी। सो वैसा वैसा वैल्यूज़ हम चाहते हैं कि सोसाइटी में इनकलकेट हो, सोसाइटी के जो लोग हैं वो खुद को एज अ फैमिली कंसीडर करें। जब वो खुद को एज ए फैमिली कंसीडर करेंगे दैट मीन्स हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास सोशल कैपिटल जनरेट हो रहा है। सो हम देखते हैं, हमने इंटरप्रेट किया है इसको कि उसके बेसिस पर फर्स्ट इज सेइंग द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट इन द पॉपुलेशन। अब मुझे ये बताइए कि क्या लिटरेट होना इस बात की गारंटी है कि आपका नेचर, आपका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा होने वाला है? ये भी देखने को आता है जो बहुत ज़्यादा लिटरेट, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, वो एरोगेंट भी हो, है ना, वो अपनी फैमिली में या सोसाइटी में उस तरीके से जो है लोगों को रिस्पेक्ट ना देते हो। अब ये तो नहीं हो सकता कि जो क्राइम है वो सिर्फ इलिटरेट ही करते हैं। सो लिटरेसी इज़ नॉट अ गारंटी फॉर समवंस कैरेक्टर। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिटरेसी नहीं देता। सो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट, द स्टॉक ऑफ इट्स बिल्डिंग। ये तो सोशल कैपिटल में वैसे भी नहीं आएगा, फिजिकल कैपिटल हो गया ये तो। नेक्स्ट, द साइज ऑफ द पॉपुलेशन द वर्किंग एज ग्रुप। खुद से ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ये क्या है। इसको, इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म यूज़ की जाती है, वो बताना है मुझे। द साइज ऑफ द पॉपुलेशन द वर्किंग एज ग्रुप, इसके लिए क्या पर्टिकुलर टर्म यूज़ की जाती है। बट आवर आंसर इज बी, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी। जैसे कि आपकी फैमिली में होता है वैसे ही आप वैल्यूज़ इनकलकेट करते हैं सोसाइटी में। आप जो है आसपास के लोगों को एज अ फैमिली मेम्बर समझते हो, आप उनकी प्रॉब्लम्स को उसी तरीके से देखते हो, फिर आप उसी पर्सनलाइज वे में उसको सॉल्व करते हो। यही तो आपको करना है आफ्टर क्लियरिंग द यूपीएससी। जब आप जो है पब्लिक के बीच में जाते हो तो आपको उनकी प्रॉब्लम्स को उसी वे में समझना है, पर्सनलाइज वे में आपको उसको फिर उसी तरीके से हैंडल करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। सो आई होप कि आप सभी ऐसे ही करोगे, अच्छे से पढ़ोगे और फिर आपका ड्रीम फुलफिल होगा। अभी हम फुलफिल कर लेते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स। सो ये जो है आप देख सकते हो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, 90 डेज़ का होगा ये, जिसमें कि आपको क्लियर कट स्ट्रेटजी से इसके फीचर्स आप जो है स्क्रीन पर देख सकते हो। सो उस तरीके से आपको मैं बोलना चाहती हूँ कि आप जल्दी से इसको एनरोल कर लीजिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। विद रेफरेंस टू द गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंकिंग इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्या पूछना चाहते हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनकी क्या, उनकी गवर्नेंस, ठीक है, ओके। फर्स्ट इज सेइंग कैपिटल इन्फ्यूजन into public sector bank by the government of India has steadily increased in the last decade। अब steadily दिखा, क्या कर लेना चाहिए, हैशटैग एलिमिनेशन रूल जो है, नंबर क्या रखूँ मैं, आप मेरे को सजेस्ट करना कमेंट सेक्शन में कि एक्सट्रीम वर्ड्स अगर आ जाते हैं। सो एक्सट्रीम वर्ड्स क्या, एनी, ओनली, ऑलवेज, स्टेडीली, कॉन्टीन्यूसली, ट्रिमेंडसली। सो इस तरीके के वर्ड्स अगर आ जाते हैं सो ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। दे आर सेइंग कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में कैपिटल इन्फ्यूज क्यों करती है? जब पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं उनके पास उनका सोर्स ऑफ इनकम वो सफिशिएंट ना हो, गवर्नमेंट तब करेगी कैपिटल इन्फ्यूज। अगर जो पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं वो लॉस में जा रहे हैं, लॉस में वो कब जाएंगे, जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होगा, उनके पास उनके डिपॉजिट होल्डर्स को पैसे वापस करने की इतनी अमाउंट, इतना कैश भी अवेलेबल नहीं होगा, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट को बचाने के लिए आना पड़ेगा और फिर गवर्नमेंट को जो है कैपिटल इन्फ्यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। सो इसीलिए ये स्टेटमेंट है रॉन्ग। क्यों? क्योंकि लास्ट डिकेड से ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट पैसा देती आ रही है, ऐसा नहीं है। वेरिएशन आते हैं, बढ़ता जाता है, कम होता जाता है। नेक्स्ट इट इज सेइंग टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक इन ऑर्डर द मर्जर ऑफ द एसोसिएट बैंक्स विद द पेरेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन अफेक्टेड।
सो दिस स्टेटमेंट वाज करेक्ट बिकॉज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके अंडर जो है कुछ पेरेंट बैंक जो थे जिनको उसके अंडर जो है मर्ज किया गया था। जो पेरेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था उसके अंडर कुछ सब्सिडरी जो बैंक्स थे उनको मर्ज किया गया था, ठीक है। अब क्या किया जाता है कि ये बोला जाता है ना एक से भले दो, सो उसी सेंस में क्या कर दिया जाता है कि मर्ज कर दिया जाता है कि अगर एक सफिशिएंट नहीं है तो जो सफिशिएंट है वो इनसफिशिएंट का बर्डन जो है वो अपने साथ लेकर चलेगा। इससे तो अच्छा होगा ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो कि हम इनसफिशिएंट को इनएफिशिएंट को बिल्कुल ही हम उसको बंद कर दें, उससे अच्छा होगा कि हम उसको एक तरीके की प्रोटेक्शन दें, पुल दें कि वो जो है इनएफिशिएंट बैंक उसको अपने साथ जो है काम करवा सके। सो इसीलिए द सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। सो आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। सो दिस इज द आंसर। सो थैंक यू फॉर टुडे।